हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवाब रब्बानी और आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 10। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। यानी कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन देखेंगे और उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके लिए यहाँ पर तो वो कैलकुलेशन किया हुआ है, उसका डेरिवेशन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या आया था, E इज़ इक्वल टू माइनस dV/dr। ये कैसे आया था वो हम लोग कैलकुलेशन में देख लेते हैं, बाकी तो यहाँ पर किया हुआ है, आप लोग पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हम लोग लाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, तो उस प्लस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे अगर आपको बोलेगा कोई पोटेंशियल फाइंड आउट करने, तो आप क्या लिखना, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। आप क्या कर देना, इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देना बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू R। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो आप इसी इक्वेशन को। तो इधर क्या हो जाएगा dV/dr और इधर क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ KQ/R dr, ऐसा हो जाएगा। तो dV/dr तो इधर एज इट इज़ रहने दो, dV/dr इधर एज इट इज़ रहने दो, और इधर आप क्या कांस्टेंट बाहर निकाल लो, K इज़ ए कांस्टेंट और चार्ज क्या होता है कांस्टेंट। तो डिफ्रेंशिएशन 1/r बचेगा, 1/r को आप r पे पावर -1/dr कर सकते हो, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग अगले पेज में क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। तो क्या है हमारे पास dV/dr इज़ इक्वल टू KQ डिफ्रेंशिएशन ऑफ r पे पावर -1/dr, ठीक है। तो उस चीज़ को कैसे आगे करते हैं वो यहाँ देखना आप सही से। क्या था हमारे पास इक्वेशन dV/dr, कांस्टेंट हम लोग बाहर कर लेंगे KQ, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ r पे पावर -1 किसका फॉर्म है, xn का फॉर्म है, dxn/dx, यानी इसका जो आएगा फाइनल nx(n-1), यही आएगा ना। इस चीज़ को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, r पे पावर -1 था तो क्या हो जाएगा -1r-1 ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा dV/dr इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -KQ r पे पावर -2। तो फ्रेश पेज में देखना हमारे पास क्या आ गया, dV/dr इज़ इक्वल टू क्या आ गया -KQ/r², यानी dV/dr जो आ गया वो क्या आ गया माइनस, और ये चीज़ Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी है तो ये E आ गया। यहीं से इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन आ गया, E इज़ इक्वल टू -dV/dr, ये रिलेशन आ गया, E इज़ इक्वल टू -dV/dr। ओके, हमारे पास रिलेशन क्या आ गया है इंटेंसिटी और पोटेंशियल का, E इज़ इक्वल टू -dV/dr। यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या डिक्रीज़ करता है, पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन है यही इंडिकेट कर रहा है। तो इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच का क्या रिलेशन आ गया, E इज़ इक्वल टू -dV/dr। dV/dr क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इंटेंसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ, इंटेंसिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी को हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV/dr को क्या बोल सकते हैं आप,
पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन। अब आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन का मैग्नीट्यूड फॉर्म भी देख सकते हो। उसको कैसे देखना, आप ध्यान दो। उस चीज़ को हम ऐसे देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण आर डिस्टेंस पे आप इंटेंसिटी क्या होगा वो जानते हो। चूँकि आपको पता है पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब आप इस चीज़ को E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, के क्यू बाई आर इंटू 1/r, ऐसा लिख सकते हो ना। 1/r स्क्वायर को हम लोग किस में ब्रेक कर दिए, के क्यू बाई आर इंटू 1/r में ब्रेक कर दिए। अब ये चीज़ जो दिख रहा है, ये जो चीज़ दिख रहा है आपको, ये है पोटेंशियल क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस, यानी यहाँ पर का पोटेंशियल है, यहाँ पर का पोटेंशियल तो यही है। तो अब जो इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन का मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू V/R। ठीक है, तो यहीं से इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट आ जाता है V फॉर पोटेंशियल यानी वोल्ट, और R क्या है, डिस्टेंस, तो वोल्ट पर मीटर। इंटेंसिटी का 2 यूनिट बताए थे ना, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर क्यों आता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये E इज इक्वल टू V/R है। अब R की जगह पे आप D ले लो तो क्या हो जाएगा, V/D हो जाएगा। R की जगह पे L ले लो, V/L हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो इंटेंसिटी आया, ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो आया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो आएगा ओवरऑल, वो क्या आएगा, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, यही आएगा। इसको आप V/R लिखो या V/D, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म कहलाता है। यानी इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है, सिर्फ इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन का क्या है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन को। इस चीज़ को आप क्या करेंगे, बारी बारी से स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, और सारा कैलकुलेशन जो हमने किया है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरह से किया है। सबसे पहले क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल लिख दिया है, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया है आर के रिस्पेक्ट में। बाकी तो ये डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, जिससे E इज इक्वल टू माइनस dV/dr आ गया। और नेगेटिव साइन किस चीज़ को इंडिकेट करता है, पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी चीज़ को नेगेटिव साइन क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म जो हमने फाइंड आउट किया था, वो चीज़ तो आप समझ गए होंगे, उसको तो आप वहाँ पर उसी इंस्टेंट को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, जहाँ से हमने क्या लाया था, मैग्नीट्यूड फॉर्म पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस लाया था। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, यानी मैग्नीट्यूड फॉर्म का मतलब इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्लियर, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारे लेक्चर का नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका कंसेप्ट है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स को जानो। कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसके कारण वर्क डन क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये है डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स का। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी वर्क किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें जो फोर्स आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होता है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो उसमें क्या स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। या आप किसी स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हो तो उसमें क्या स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। यानी
वहाँ पर स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन कर रहे हो, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए हमने क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। उस चीज़ को हमने यहाँ पर अच्छे से एक एग्जांपल के द्वारा हमने समझाया हुआ है इसी चीज़ को। जैसे देखो, किसी फ्लोर पे m मास का बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। उस फ्लोर से h हाइट ऊपर हमको उस बॉडी को ले जाना है, तो आप 3 पाथ से ले जा सकते हो, या फिर ऐसे स्टेप वाइज फर्स्ट पाथ ऐसे ले जा सकते हो, या फिर स्ट्रेट ले जा सकते हो, या फिर कर्व पाथ पे ले जा सकते हो। तीनों ही केस में यहाँ पर जो ऊपर ला के रखना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तीनों ही केस में क्या होगा? सेम होगा। वर्क डन 1 पाथ या 2 पाथ या 3 पाथ, तीनों केस का वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि आप देख रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड और आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? अपवर्ड। और वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब होता है एफ एस कॉस थीटा, यही हो रहा है। फोर्स क्या है? mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है? h, और कॉस कितना डिग्री यहाँ पर यूज़ होगा? कॉस 180 डिग्री यूज़ होगा, ठीक है। कॉस कितना डिग्री यूज़ होगा? वर्क क्या था? एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो फोर्स क्या है? mg, डिस्प्लेसमेंट h, और कॉस कितना डिग्री यूज़ होगा? 180 डिग्री। ऑब्वियसली 180 डिग्री होगा, क्योंकि mg फोर्स क्या है? डाउनवर्ड है, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? अपवर्ड हो रहा है। तो यहाँ से वर्क डन जो आ जाएगा, कोई भी पाथ, ये पाथ, ये पाथ या ये पाथ, पाथ पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो ये वर्क डन जो हो जाएगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये वर्क डन कितना हो जाएगा? कॉस 180 का वैल्यू -1, तो माइनस mgh, ये वर्क डन हो जाएगा, ठीक है, माइनस mgh। अब आप देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mgh है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन क्या आ गया? माइनस mgh। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में क्या रिलेशन होता है, उसको भी आपको यहीं पे देखना होगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको एक रेफरेंस लेवल लेना होता है। जैसे यहाँ पर रखा हुआ था ये बॉडी, ठीक है, ये बॉडी यहाँ पर रखा हुआ था, तो इसी को आप क्या मान लो? रिफरेंस मान लो। रिफरेंस यानी रिफरेंस लेवल, जहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं, जहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0। तो रिफरेंस लेवल पे आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना होता है? 0। अब आप इसको यहाँ पर ला के रख दिए हो, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है ना, क्योंकि आप फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे आके क्या हो गया? mgh। इस हाइट पे आके क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे आके, सॉरी यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, mgh हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने बचपन से क्या पढ़ा हुआ है? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? mgh। क्लियर? अब आप देखो, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 था, और यहाँ पर आके क्या हो गया? mgh। तो आप देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या आया? माइनस mgh, तो माइनस बाहर रहने दो। उसके बाद ब्रैकेट में आप क्या लिखना? ये जो mgh दिख रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऊपर में है u फाइनल, उसके बाद बीच में क्या है? माइनस, और ये क्या है? 0, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यानी ये u इनिशियल है। यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल। और यही जो u फाइनल माइनस u इनिशियल है ना, इसको नेगेटिव साइन देके आप डेल्टा u बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। यही u फाइनल माइनस u इनिशियल को क्या बोल दिए? डेल्टा u। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, तो आज से आपको याद रखना है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ आपको याद रखना है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो हो जाएगा माइनस u फाइनल माइनस u इनिशियल, यानी यही चीज़ किस में बदल जाएगा? u इनिशियल माइनस u फाइनल, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फाइनली क्या आ गया? u इनिशियल माइनस u फाइनल। ये चीज़, ये सारा कैलकुलेशन आपको
नेक्स्ट पेज में दिखेगा, है ना। तो इस चीज़ को देख लेते हैं। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या आया, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही आया। यानी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ गया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को याद क्या रखना है आपको, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब आप एक और चीज़ देखो, कोई बॉडी है एम मास का यहाँ पे रखा हुआ है, इसको आपको ले जाना है कितना हाइट ऊपर, h हाइट ऊपर ले जाना है और यहाँ पर लाके आपको रख देना है। तो यहाँ पर लाके जैसे ही रखना तो यहाँ पर का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल का क्या था, पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाओ या PE से दिखाओ, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल का क्या था, 0 था। यानी आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, गेन होता है या लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा। ऑब्वियसली आप एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हो। स्प्रिंग को आप अगर आप इलोंगेट करते हो इधर, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है, इधर। तो जैसे ही आप इलोंगेट फोर्स आप अप्लाई करते हो इधर, इस डायरेक्शन में आप इसको खींचते हो, तो स्प्रिंग फोर्स तो इधर लग रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। इस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। या फिर आप किसी स्प्रिंग को ऐसे फोर्स लगा के कंप्रेस करो तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप जैसे ही कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इस स्प्रिंग के केस में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, सिस्टम का इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है, एम मास का कोई बॉडी इस फ्लोर पे अगर रखा हुआ था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 था। mg फोर्स क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट हम इसको ऊपर ले गए और यहाँ ले जाके रख दिए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होके क्या हो गया, mgh, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आप वर्क डन करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है या स्टोर होता है सिस्टम में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप एक और चीज़ देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बीच रिलेशन भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या करना होगा। मान लो एम मास का कोई बॉडी यहाँ रखा हुआ है और इसको आपको उठा के यहाँ लाना है, h हाइट ऊपर लाना है, ठीक है, और यहाँ ला के रखना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली mg के किधर है, डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपवर्ड। तो वर्क डन तो नेगेटिव होगा, कुछ देर पहले ही हमने निकाला हुआ है, माइनस mgh होगा वर्क डन, ठीक है। लेकिन आप देखो इस बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज कितना फोर्स लग रहा है, mg, ठीक है, mg फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। अब इस बॉडी को उठाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट को भी कितना फोर्स लगाना होगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट अगर होगा तो उसको भी कितना फोर्स लगाना होगा, mg से थोड़ा सा ज़्यादा, mg 0.001, यानी लगभग जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, लगभग mg से 0.1 ज़्यादा, यानी लगभग mg के बराबर। और ये एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट भी आपका किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो जाएगा वो फोर्स भी
ऊपर लग रहा है mg एक्सटर्नल एजेंट के कारण फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा mgh। ठीक है, तो आप देखो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है mg माइनस mgh, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है माइनस mgh, बट वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या है mgh। तो इस केस में जो हमने क्या क्या किया वो आपको बात समझ में आ रही होगी। ओवरऑल इसको फिर से देखते हैं। हमने क्या देखा, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स आया माइनस mgh, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ गया माइनस mgh। ऑन द अदर हैंड वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या आया पॉजिटिव mgh। इस mgh को क्या लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ माइनस mgh लिख सकते हो ना। तो ओवरऑल जो रिलेशन आ गया एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन और कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन में माइनस, और ये जो चीज़ है यहाँ पर दिख रहा होगा या यहाँ पर दिख रहा होगा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया माइनस mgh, और वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ गया माइनस mgh, और वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो आया था वो कितना आया था वो हमने पिछले पेज में देखा mgh। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट को आप कैसे लिख सकते हो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट को क्या लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ mgh, यानी ओवरऑल जो आ गया वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो आ गया सफिक्स में एक्सटर्नल लिखते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो आ गया माइनस ऑफ माइनस mgh, और आप देखो तो ये जो माइनस mgh है वो क्या है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है नेगेटिव होता है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, या वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो इस चीज़ को आपको ऐसे याद रखना है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, या फिर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों एक दूसरे का क्या है नेगेटिव है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, और इस चीज़ को हमने यहाँ पर अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, समझाया हुआ है। इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हो, यहाँ तक तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो, क्लियर। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच रिलेशन देखते हैं। उसको आप यहाँ देखना सही से, ध्यान देना। इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हो सही से। देखो, चूंकि पता है आपको वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन है, और यहाँ पर टोटल वर्क डन तभी होगा ना जब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हमने पहले ही बताया आपको, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि अगर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्क डन अगर हम फाइंड आउट करें कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या हो जाएगा वो एफ डॉट डी आर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ऑल्सो चूंकि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कैपिटल यू से किस चीज़ को दिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखो इस दो इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें, एक तो इसको और इसको, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा एफ डॉट डी आर वेक्टर लिखना होगा,
हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा। इफ डॉट डी आर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम x के टर्म में भी लिख सकते हैं, इफ डॉट डी एक्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, इफ डॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू। अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इस चीज़ को इफ डी एक्स कॉस ज़ीरो लिख सकते हो या इफ डी एक्स सिंपल लिख सकते हो। तो इफ डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी यू। तो यहाँ से जो इसमें ये जो फोर्स दिख रहा है आपको, ये फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच क्या रिलेशन आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच जो रिलेशन आया वो ये आया, माइनस डी यू बाई डी एक्स। यानी कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। अब इस फोर्स को, कंजर्वेटिव फोर्स, चूंकि फोर्स वेक्टर होता है तो इस चीज़ को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। ये तो एक डेफिनेट डायरेक्शन x के लिए, y डायरेक्शन में भी फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है, z डायरेक्शन में भी फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसको वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखना, उस चीज़ को वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिखना, कंजर्वेटिव फोर्स वेक्टर को क्या लिखना, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये कौन सा कंपोनेंट है, ये तो x कंपोनेंट है, i, ये हो गया i। उसी तरह माइनस डी यू बाई डी वाई, ये कौन सा कंपोनेंट है, j। उसी तरह माइनस डी यू बाई डी जेड, ये कौन सा कंपोनेंट रखेगा, k। ये हो गया आपका कंजर्वेटिव फोर्स का वेक्टर फॉर्म, किसके टर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में हो गया। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और ये चीज़ हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से किया हुआ है। जो चीज़ आपको हमने समझाया उस चीज़ को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से कर दिया है, सिमिलर तरीके से हमने किया है जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो इजी सा सवाल है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2y, तो आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंजर्वेटिव फोर्स फाइंड आउट करना है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सवाल को। चूँकि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y, तो आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बोल रहा है, फोर्स निकालने को। चूँकि आपको फोर्स तो पढ़ा हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स आई माइनस डी यू बाई डी वाई जे माइनस डी यू बाई डी जेड के। अब जैसे ही इस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट करना तो पहला टर्म क्या है, डी यू बाई डी एक्स, तो 2x को डिफरेंशिएट अगर करना तो क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना तो वो 2x आ जाएगा, 2x आ गया, और i है तो i दे दो, प्लस 2y को अगर डिफरेंशिएट करना तो क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, dy बाई dy 1, तो वो माइनस लगेगा, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, माइनस 2j हो जाएगा। यानी कंजर्वेटिव फोर्स का ये इक्वेशन आ जाएगा 2xi माइनस 2j आ जाएगा। z वाला कोई कंपोनेंट है नहीं तो z डिफरेंशिएट होगा नहीं। ठीक है, चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस 2y तक ही है ना इक्वेशन, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर देख लो आप, यही है फाइनल आंसर, माइनस 2xi माइनस 2j। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है। ये कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है और एक इस पॉइंट पर एक पॉइंट है 1 2, उस पर का आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है, 10 जूल। तो आपको बोल रहा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर निकालना है, 0.34 पे। ठीक है, 0.34 पे। तो जैसा कि आपको पता है इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। आपको वहाँ पर दिया हुआ क्या है,
फोर्स दिया हुआ है जिससे आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, du बाई dx। तो du जो हो जाता है वो क्या होता है, माइनस एफ dx। तो इसी du को आप dr के टर्म में भी लिख सकते हो, dx लिखो या dr। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट dr हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो ये इंटीग्रल ऑफ du इधर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ इधर हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन में आप क्या कर दो, वैल्यू रख दो। अब देखो फोर्स क्या है, फोर्स का वैल्यू क्या है, फोर्स क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। फोर्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जे, ये फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट का निकालना है। तो यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। देखो आप, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी ये जो माइनस है, अगर आप इधर लाना माइनस को, एक्चुअल में ये डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो माइनस साइन जैसे लाना तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। अब एफ डॉट डी आर है, तो फोर्स का जो इक्वेशन है, सॉरी एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई जे वो लिख दो। डॉट डी आर को आप क्या लिख सकते हो, डी आर को आप लिख सकते हो ना, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे करना, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आई डॉट आई वन और वाई डी वाई है, तो वाई डी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को इंटीग्रेट करना, एक्स स्क्वायर डी एक्स तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, और वाई डी वाई को इंटीग्रेट करना तो वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लोअर लिमिट 1 2, अपर लिमिट 3 4। और अब देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 10 दिया हुआ है, तो फाइनल निकालना है। अगले स्टेप में उसी तरह सॉल्व किया हुआ है। तो आप देखो अपर लिमिट, ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स वाई आप अपर लिमिट में रखना, माइनस लोअर लिमिट में कौन सा कोऑर्डिनेट रखना, 1 2। तो वही हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट, जिससे करके यहाँ पर ये आ गया। इसको 10 माइनस यू एफ करना तो 44/3। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या आ जाएगा, माइनस 14/3 जूल। ओवरऑल फिर से आप इसको देखो सही से, तो हमने डेफिनेशन को यूज़ करके ही इस चीज़ का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाला हुआ है, माइनस 14/3 जूल, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आपको प्रीवियस क्वेश्चन का क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी इन 2 चार्ज सिस्टम। कोई 2 चार्ज सिस्टम है, उसमें उसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, या वो रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव, उसकी वजह से सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है या डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना हो रहा है, ये कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, इसको आप ध्यान से देखना। यहाँ पर 2 चार्ज है, एक Q1 है, ठीक है, और दूसरा है Q2। Q1 ए पॉइंट पे रखा हुआ है, जो फिक्स है, जो हिलेगा नहीं, उसको हमने फिक्स किया हुआ है। लेकिन मूवेबल कौन है, Q2 क्या मूवेबल है, ठीक है। तो इनिशियली जो सेपरेटेड है Q1 और Q2, इनिशियली Q1 और Q2 के बीच का जो सेपरेशन है वो R1 है। और फाइनल सेपरेशन मान लो, अगर मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच जो फोर्सेस जो एक्ट कर रहा है वो रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। कैसा फोर्स, रिपल्सिव। तो Q1 तो फिक्स है, तो Q2 क्या होगा, क्योंकि फोर्स इस पे एक्ट इधर कर रहा है Q2 पे, तो वो इधर डिस्प्लेस होगा। और मान लो इनिशियली R1 था उनके बीच का सेपरेशन, बाद में फोर्स की वजह से क्या हो गया, R2 हो गया। तो इसमें वर्क डन कितना हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, और पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ सिस्टम में, या कितना गेन हुआ या कितना लॉस हुआ, वो चीज़ देखते हैं। तो देखो इनिशियली Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन क्या था, R1, ठीक है। हम एक R1 और R2 के बीच में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं,
dx। वो कितने डिस्टेंस पे q1 से ले लेते हैं, वो q1 से x डिस्टेंस पे ले लेते हैं। मान लो q2 कहाँ पर था, मान लो q2 x डिस्टेंस पे यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर, तो वहाँ पर उस पर फोर्स कितना लगेगा q1 के कारण, k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर लगेगा। अब अगर मान लो q2 यहाँ से यहाँ आ गया तो फोर्स कितना लगेगा, k q1 q2। अब जो सेपरेशन है x प्लस dx का होल स्क्वायर ये लगेगा। अब आपको चूंकि पता है कि x के रिस्पेक्ट में dx क्या है, बहुत छोटा है, x इज़ मच ग्रेटर देन dx, देन x प्लस dx जो हो जाएगा हाथी प्लस चींटी वाली बात हो जाएगी और वो हो जाएगा x। ठीक है, तो अब आप देखो तो फोर्स d पे जो हो जाएगा k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर भी प्रूफ हो जाएगा, यानी फोर्स c और फोर्स d पे क्या हो जाएगा, बराबर। उसी चीज़ को हमने यहाँ पर कर दिया, फोर्स c एंड फोर्स एट d आर इक्वल, और वो किसके बराबर हो गया, k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर के। इट मीन्स हमने छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए फोर्स को हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। क्योंकि जो फोर्स C पे है वही फोर्स हमने प्रूव कर दिया D पे। इसका मतलब फोर्स को एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। और जैसे ही कांस्टेंट कर दिया तब हम वर्क का फॉर्मूला एफ dx तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब फोर्स क्या है, कांस्टेंट। अब देखो छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए हमने वर्क डन निकाला बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन हमने यहाँ निकाला हुआ है। चूँकि देखो फोर्स भी इधर लग रहा था और पार्टिकल इधर ही जा रहा था, तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 होगा, तो cos 0 1। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन क्या हो गया, एफ dx। फोर्स का वैल्यू रखो k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो टोटल वर्क डन, इसी वर्क को क्या इंटीग्रेट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन w के लिए हम लोग क्या करना होगा, इस चीज़ को इंटीग्रेट करना होगा। तो dw का जो वैल्यू है इस स्टेप में आप देखो, dw का वैल्यू हमने रखा हुआ है k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब जितना कांस्टेंट है बाहर कर दो, k q1 q2 क्या है, कांस्टेंट है बाहर। अब इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का मतलब x पे पावर -2 dx। अब ये इंटीग्रेशन xn है तो x पे पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, ऐसा करना तो ये आ जाएगा -1 बाई एक्स। तो यही चीज़ आया यहाँ पर -1 बाई एक्स। हमने लोअर लिमिट r1 रखा, अपर लिमिट r2। अब इस नेगेटिव साइन को हटा के हमने लिमिट को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया इस स्टेप में। ठीक है, अब ये r1 इधर ऊपर चला गया और r2 नीचे आ गया, तो ऐसा करने से नेगेटिव साइन क्या होता है, ये वाला नेगेटिव साइन हट जाता है। ठीक है, तो वैसा ही हुआ यहाँ पर। वर्क डन हमने फाइनली निकाला, वर्क डन फाइनली क्या आ गया, k q1 q2। ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस आप तो जानते ही हो, k q1 q2 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये तो वर्क डन आ गया। ये वर्क डन किसके कारण आया, ये वर्क डन आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट भी चार्जेस का किधर हो रहा था, इधर हो रहा था। तो ये वर्क डन बाई क्या आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये बात आप जानते हो, चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये बात आपको समझ में आ गया है, तो अगले स्टेप में इसी चीज़ को, ये जो वर्क डन है ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो क्या है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। चूँकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब इसमें नेगेटिव अगर अप्लाई करना तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो वही चीज़ हुआ है यहाँ पर, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और यू इनिशियल माइनस यू फाइनल का फाइनल इक्वेशन ये आ गया। अब आपको जैसा पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, जहाँ पर हमको क्या करना होता है, पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो एज्यूम करना होता है। तो आप एज्यूम कर लो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कहाँ पर हो सकता है। ऑब्वियसली RHS में देखो कि ज़ीरो कहाँ पर हो सकता है, तो आप मान लो इन्फिनिटी पे, यानी R2 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को क्या मान लो, चूँकि R2 क्या है, फाइनल सेपरेशन, तो R2 डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी मानना तो इधर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनली जीरो होगा।
तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जीरो हो गया, यानी R2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या, ज़ीरो एज्यूम करना होगा, चूँकि हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेना होता है, ज़ीरो लेना होता है। तो इसी R2 इज इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या मान लिया, ज़ीरो मान लिया। अब क्या करना, सारे पेजेस को आप पॉज करना और नोट करना इस चीज़ को। अब देखो, जैसे ही हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को क्या मान लिया, ज़ीरो मान लिया, यानी डिस्टेंस इस R2 का वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी पुट करना, इस R2 का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करना तो समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और इधर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या, किस पे हमने क्या मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इन्फिनिटी पे क्या मान लिया, ज़ीरो, R2 इन्फिनिटी पे ज़ीरो मान लिया। तो इनिशियल तो ऐसे ही रह गया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जीरो, और ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो। यानी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो सिर्फ और सिर्फ किस डिस्टेंस पे डिपेंड किया, इनिशियल सेपरेशन पे, यानी इनिशियली चार्जेस के बीच का सेपरेशन Q1 Q2 और इनिशियल सेपरेशन क्या था, R1। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस डिस्टेंस पे डिपेंड किया, इनिशियल वाले डिस्टेंस पे, ठीक है। यानी इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर दो चार्ज के बीच का सेपरेशन अगर R है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन याद रखना होगी, पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R तो होगा अगर दो चार्ज R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि एट इन्फिनिटी हमको पोटेंशियल एनर्जी क्या मानना होगा। तो ये चीज़ सही तभी है जब इन्फिनिटी पे आपने पोटेंशियल एनर्जी क्या माना हुआ है, जीरो। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। तो स्केलर अगर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, तो इस Q1 और इस Q2 की जगह पे चार्ज जैसा है आपको वैसे ही लिखना होगा, यानी चार्जेस को साइन के साथ लिखना होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ओवरऑल आपको जो ऐसे याद रखना है, अगर दो चार्ज है Q1 Q2 और उसके बीच का सेपरेशन R है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखना, K Q1 Q2 बाई R। लेकिन कब, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या मानना, जीरो, कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। तो ये चीज़ सही तभी है जब आप इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेते हो, ज़ीरो लेते हो, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों पॉजिटिव चार्ज को कितने सेपरेशन पे रखा, R सेपरेशन पे। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का क्या होगा, जो उनके बीच का सेपरेशन है वही होगा, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R। लेकिन तब कब, जब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। ऐसा करके आप K Q बाई R को अगर आप अलग करना तो स्मॉल q क्या हो जाएगा बाहर, और K Q बाई R क्या है, Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे, यहाँ पर का पोटेंशियल क्या है, K Q बाई R। तो इस चीज़ को हम V लिख दिए, तो U इज इक्वल टू वी क्यू। ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन आया वो क्या आया, U इज इक्वल टू वी क्यू। इन अदर वर्ड, इन अदर्स इक्वेशन आप क्या बोल सकते हो, V इज इक्वल टू U बाई क्यू। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच रिलेशन का अनदर फॉर्म यानी वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, यही होता है। अब आप देखो कि ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, यानी एफ डॉट डी आर हो गया। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, लेकिन अगर इसमें ही आप नेगेटिव लगा देना जैसा आप यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। वही स्टेप यहाँ पर दिख रहा है आपको, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल एफ डॉट टी आर। अब आप देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन आया, यू इज इक्वल टू वी क्यू। अभी हमने प्रूफ किया है, तो यू इनिशियल क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी आई। देखो क्यू इंटू वी है ना, तो
यू आई का मतलब यू इनिशियल क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी इनिशियल, और यू फाइनल का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी फाइनल। अब इस फोर्स को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलना, तो आपको पता है कि क्यू चार्ज अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर क्या फोर्स लगता है, क्यू ई। तो इस फोर्स को आप क्या बोलो, क्यू ई डॉट डी आर। तो क्यू 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 यहाँ भी है, यहाँ भी एल एच एस और आर एच एस में कैंसिल हो जाएगा। तो डी वी जो आपके पास आया माइनस ई डॉट डी आर, एक्चुअल में ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर भी तो वही है। यहाँ से आप डी वी इज इक्वल टू कर दो, यहाँ से आप क्या करना, डी वी इज इक्वल टू क्या करना, माइनस ई डी आर। तो यहाँ पर वेक्टर ई और वेक्टर डी आर नहीं दिया हुआ है बस, तो इसी इक्वेशन का ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर ई डॉट डी आर। और ई डॉट डी आर का मतलब ए डॉट बी यानी ए बी कॉस थीटा यानी ई डी आर कॉस थीटा। यहाँ पर डी आर और ई के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी आर। आई थिंक आपको स्केलर फॉर्म क्या था, इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच के रिलेशन का, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इसी ई डॉट डी आर का मतलब हो गया माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ये हो गया क्लियर। जहाँ वेक्टर ई और वेक्टर डी आर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन का मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या था, वी बाई आर बोल दो, या फिर पोटेंशियल बाई डिस्टेंस, कुछ भी बोल दो, वी बाई आर या वी बाई डी। यहाँ भी आर क्या है, डिस्टेंस, और डी भी क्या है, डिस्टेंस। तो कुछ भी बोल सकते हो, वी बाई एल, वी बाई आर, वी बाई डी, कुछ भी बोल सकते हो। तो इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच ये इतना सारा रिलेशन है, सब कुछ एक जैसा ही है। ये स्केलर फॉर्म में नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट है। चूँकि पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर, और स्केलर हमेशा दो वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। आई थिंक क्लियर होगा। और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म तो पहले ही बताया हुआ है। इस चीज़ को आप क्या करना, पॉज करना और सही से नोट कर लेना। क्लियर। अब इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच रिलेशन का अनदर फॉर्म, ये भी वेक्टर फॉर्म ही है, वो देख लेते हैं। ये कैसे होगा, आप देखो यहाँ पर फोर्स क्या था, फोर्स का तो यही इक्वेशन पहले आया हुआ था। क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो अब आप इसको आई जे के तीनों कंपोनेंट के टर्म में वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, माइनस डी यू बाई डी एक्स आई, डी यू बाई डी वाई जे, डी यू बाई डी जेड के। अब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी चार्ज पे अगर लग रहा है ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, क्योंकि चूँकि आपको पता है, आपको पता क्या है कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, आपको ये पता है कि इंटेंसिटी का मतलब, आपको ये पता है कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, ये होता है इंटेंसिटी का मतलब। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर क्यू चार्ज, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इस पर इस इक्वेशन के हिसाब से कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई। अब आपको u इज इक्वल टू क्या पता है, u इज इक्वल टू वी क्यू भी पता है। तो इस u की जगह पे भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, वी क्यू। इस u की जगह पे भी, इस u की जगह पे भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, वी क्यू। यहाँ पर भी वी क्यू, यहाँ पर भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, वी क्यू। क्यू 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 सब एल एच एस आर एच एस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच का एक वेक्टर फॉर्म क्या आ गया, माइनस डी वी बाई डी एक्स आई माइनस डी वी बाई डी वाई जे माइनस डी वी बाई डी जेड के। तो ये सारा इक्वेशन था, थ्योरी था, जिसको आपको क्या करना है, हर पेजेस को पॉज करके सही से इस थ्योरी को नोट कर देना है। आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।